हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज से हम बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का जो पहला चैप्टर है वो क्या होने वाला है। तो हमारा जो आज का पहला चैप्टर है वो जीव जगत रहने वाला है। ठीक है ना। आपको तो पता ही होगा कि बायोलॉजी में 11th और 12th को मिलाकर टोटल ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। तो टोटल ऑफ चैप्टर्स हैं आपके 38। ठीक है ना। आपके जो टोटल ऑफ चैप्टर्स हैं वो 38 है, जिसमें से कि हम आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी जो सीरीज चलने वाली है वो चलने वाली है 45 डेज के लिए। ठीक है ना। जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है। तो हम लोग आज बायो स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो मुझे आपको लाइव क्लासेस पढ़ानी थी शेड्यूल के हिसाब से, बट क्या हो रहा है कि बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, जिस कारण से क्वालिटी सही नहीं दिख रही है। तो जिस कारण मैंने सोचा कि अब क्लासेस जो हैं रिकॉर्डेड ही चलानी चाहिए। तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड करके और आपको 7 PM पर ये जो क्लासेस हैं आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी लेट हैं एक दिन, इसलिए मैंने सोचा है कि इस चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे मैं बस ऐसे पढ़ के बता दूं, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा दूं। ठीक है। तो मैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे मैं आपको सिंपली पढ़ के बता दूंगी, और जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम मेयर, जो अर्नेस्ट मेयर हैं, उनको समझ लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन PNST 2020 में आ चुका है। तो चलिए अर्नेस्ट मेयर को समझ लेते हैं। वैज्ञानिक जिनका नाम अर्नेस्ट मेयर है, जिनका जन्म 1904 में हुआ था। ठीक है। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास परक जीव वैज्ञानिक थे। ये जो वैज्ञानिक थे वो जैव वैज्ञानिक थे, मतलब जीव विज्ञान से रिलेटेड थे, है ना। जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये हाइलाइटर से हाईलाइट किया है इसे, और मैंने जिस जिस चीजों को हाइलाइटर से हाईलाइट किया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कई बार क्या पूछ लेता है कि 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि 20वीं सदी का जो डार्विन है वो अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक रहे तो उनमें से अर्नेस्ट मेयर भी एक थे। ठीक है। 100 महान वैज्ञानिकों में से इनका भी जो एक नाम आता है। ठीक है। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की। ठीक है ना। और 1997 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिस्ट की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, ये आप ध्यान दीजिएगा इसके तरफ थोड़ा। 80 सालों में क्या कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास वर्गीकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास में दर्शन पर अनुसंधान केंद्रित रहा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो कि आज सच है। जाति विविधता की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने की, मतलब उसकी जो नींव है किसने रखी, तो वो कौन थे? अर्नेस्ट मेयर थे। ठीक है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी की परिभाषा की अगुवाई की। मतलब जाति वर्गीकी जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो उसकी परिभाषा किसने दी है? तो अर्नेस्ट मेयर ने दी है। मेयर को 3 पुरस्कार दिए। ये पुरस्कार को याद रखिएगा, या फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप लिख लीजिएगा, या फिर मैं जो आपको PDFs दूंगी उसमें ये सब मैं लिख कर दूंगी। ठीक है ना। आपको जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे देने वाली हूँ। तो क्या बोलता है, मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी गई है। 1983 में बॉलजॉन प्राइज, इनको जो फर्स्ट प्राइज मिला 3 ताजों में से, जो फर्स्ट प्राइज था वो था पहला बॉलजॉन प्राइज, जो कि 1983 में मिला। उसके बाद इनको जो मिला है 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज, और 1999 में क्राफोर्ड प्राइज मिला। इन्हें 3 पुरस्कार मिले
जो कि आपने देखा कि एक पुरस्कार 1983 में मिला, सेकंड मिला 1998 में एंड थर्ड मिला 1999 में। ठीक है, मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवास किया। मतलब इन्होंने 100 वर्ष की आयु कंप्लीट कर 2004 में जो है इनका स्वर्गवास हो गया। एक क्वेश्चन ये जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। PNST 2020 में ये ऑलरेडी आ चुका है। क्या आ चुका है? मेयर ने एक प्रयोग किया, उसमें उन्होंने क्या लिया? उन्होंने उसमें लिया मीथेन गैस। ठीक है, उन्होंने उसमें जो है मीथेन गैस ली, और साथ ही में उसमें उन्होंने अमोनिया गैस ली, और उसके साथ उन्होंने एक हाइड्रोजन गैस ली। तीनों को एक पात्र में जो है लिया इन्होंने, और उसमें जो है विद्युत प्रवाहित की। ठीक है, तो उससे उन्होंने क्या निर्माण किया? तो उससे उन्होंने एमिनो अम्ल का निर्माण किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था कि जो अर्नेस्ट मेयर ने जो प्रयोग किया है उसमें मतलब उन्होंने क्या उत्पन्न किया? तो उसमें उन्होंने क्या उत्पन्न किया था? तो उन्होंने उसमें क्या उत्पन्न किया था? एमिनो अम्ल जो है उसने अर्नेस्ट मेयर ने जो उत्पन्न किया, क्या किया था? एमिनो अम्ल का निर्माण किया था। ठीक है ना, तो ये उन्होंने जो है प्रयोग करके देखा था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अध्याय 1 जीव जगत। ये अपने को क्या क्या पढ़ना है इसमें देख लेते हैं पहले। जीव जगत क्या है? जीव जगत में विविधताएं, वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकी साधन, हमें ये जो है 4 पॉइंट्स जो है इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसे जो है पढ़ के ही बता देती हूँ आपको। जीव जगत कैसा निराला है, जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत हों, पर्णपाती वन हो, महासागर, अलवणीय या मीठा कहें जिसे, जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिसमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आवाहन करती हैं। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन है क्या। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस प्रश्न का चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जीव क्या है? मैंने जो अंडरलाइन किया उस पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, जब हम हमारे जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं, जीवों के लक्षण को हम जो है देखते हैं। ठीक है, वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उनके अनुकूल क्रिया करना, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना। एग्जाम्पल लें तो अभी ठंडी का सीजन चल रहा है, तो हम ठंडी के हिसाब से अभी स्वेटर पहन के रखे होंगे सभी लोगों ने, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है। तो वही हुआ, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके जो है अनुकूल क्रिया करना। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं। ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं वो हमारे मस्तिष्क में तुरंत आती हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं, और ये जो अद्भुत लक्षण है वो जीवों के हैं। ठीक है, आप इस सूची में उपापचय स्वयं की प्रतिलिपि बनाना
स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इनको विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। सभी जीव वृद्धि करते हैं, सही बात है, सभी जीव वृद्धि करते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। जीव में मतलब जो भार बोले तो वेट अपना, है ना, और संख्या में वृद्धि मतलब 1 से 2, 2 से 4, ऐसी ये वृद्धि हो गई। ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण है। बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बहुकोशिक जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? तो बहुकोशिक जीव जो है कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। ठीक है, पौधे में भी यह वृद्धि होती है, लेकिन यह जो है जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत मतलब हमेशा जब तक पौधे हैं, जब तक जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, मतलब कुछ सीमित आयु तक ही जो है ये वृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन कोशिका जो विभाजन है वो विशिष्ट ऊतकों में होता है। प्राणियों में ये जो वृद्धि होती है कुछ आयु के लिए होती है और कुछ विशिष्ट ऊतकों में होती है। ठीक है, ताकि विलुप्त कोशिका के स्थान पर, ताकि जो उनकी विलुप्त कोशिकाएं हो रही हैं उसके स्थान पर नई कोशिकाएं आ सकें। ठीक है, उनके स्थान पर जो है नई कोशिकाएं आ सकें। एक कोशिक जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रे संवर्धन में सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसे से देखकर कोशिका की संख्या को गिन सकता है। ठीक है, अधिकांश उच्च कोटि के प्राणी तथा पादपों में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं हैं। वृद्धि तथा जनन जो है विशिष्ट घटनाएं हैं। ठीक है, हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। हमें ये जो है याद रखना चाहिए कि जीवों के भार में वृद्धि होने को भी हम वृद्धि कह सकते हैं या वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलासम तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है। मतलब उनकी सतह पर जो है वो कुछ लेयर जम जाती है, एक प्रकार से कहना चाहिए तो वही जो है वो वृद्धि कहलाएगी उनके लिए। ठीक है ना, तो जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर होती है, इसीलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। तो आपको ये याद रखना है कि वृद्धि को हम जीवों का विशिष्ट गुण नहीं कह सकते। ठीक है, या विशिष्ट लक्षण नहीं कह सकते। जीवों में यह लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है उनका विवेचना करके ही यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण हैं। ठीक है, इस प्रकार जनन भी जीवों का अभिलक्षण है। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। क्या बोल रहा है? बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसे अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे बोला है ये लैंगिक जनन की डेफिनेशन है। क्या बोलता है? बहुकोशिक जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना। मतलब लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें जो जीव है वो अपने समान संतति उत्पन्न कर सकता है। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन कहलाएगा। और उसमें जो लक्षण रहेंगे उसके माता पिता से मिलते जुलते होंगे, मतलब अलग से नहीं होंगे, उनके माता पिता के लक्षण ही जो है संतति में आएगी। ठीक है, तो वो अपना क्या कहला जाएगा? वो लैंगिक जनन कहला जाएगा। ठीक, अब आगे बात करें तो जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। अब जनन की बात करें तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ठीक है, तो हमने लैंगिक जनन की बात कर ली, अब आगे करते हैं अलैंगिक जनन की। क्या बोलता है? जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। फेंजाई, जिसे कवक कहते हैं, ये अलैंगिक जनन द्वारा जनन करता है। लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। फेंजाई जो है लाखों मतलब बहुत सारे अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती हैं और सरलता से कहीं पर भी फैल जाती हैं। निम्न कोटि के जीवों की बात करें, जैसे ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया,
ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जो है क्या होता है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। अब हम मुकुलन किसे कहेंगे, जैसे कि कोई ये जीव है, ठीक है, उससे मतलब वो विलुप्त होने के पहले ही अपने किसी अंग से इधर कटकर अलग हो जाए और एक नया जीव बना ले, तो वो क्या कहलाएगा, मुकुलन कहलाएगा। और आपने हाइड्रा के बारे में सुना ही होगा 11th में, ठीक है ना। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा जनन करता है। प्लेन एरिया चपटाक्रमी कहते हैं जिसे, में वास्तविक पुनर्जनन होता है। इसमें जो है वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त जीवित कर लेता है। मतलब ये जो मैंने आपको समझाया मुकुलन वही है। ये सब कहाँ थे हम, हाँ ये कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फेंजाई तंतुमयी शैवाल मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। ठीक है, फेंजाई तंतुमयी शैवाल मॉस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोशिक जीवों जैसे जीवाणु, जीवाणु क्या है, एक कोशिक जीव है, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिए कि एक कोशिक जीव जैसे जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं जिसे, एक कोशिकी शैवाल अथवा अमीबा, अमीबा क्या है, शैवाल है, वो भी कैसी शैवाल है, एक कोशिकी शैवाल है, ठीक है ना, के विषय में चर्चा करते हैं। तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, तब जनन की जो वृद्धि है वो पर्यायवाची मतलब उसी के समान है, ठीक है ना, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। क्या है, कोशिकाओं की जो संख्या उसमें जो है वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, वृद्धि होती है। हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि एक कोशिक जीवों में वृद्धि तथा जनन इन दोनों शब्दों के ऊपर के विषय में सुस्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो जनन नहीं करते, जैसे खेसर या खच्चर कहें, बंध कामगार मधुमक्खी, अनुर्वर मानव युगल आदि। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। आपको ये भी याद रखना है कि जो जनन है वो जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता, ठीक है ना। यद्यपि कोई भी जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है, मतलब कि वो नहीं बना सकता, ये कहना चाहिए, अपने समान नहीं बना सकता। जीवों का दूसरा लक्षण उपापचयन है। अच्छा, उपापचयन क्या होता है, रासायनिक क्रियाएं जो हमारे अंदर चलती है, जैसे पाचन जो है वो एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है, ठीक है। सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्गमाप क्रिया आदि वाले होते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते हैं। ये परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीवों, चाहे वे बहुकोशिक हों या अथवा एक कोशिक हों, में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ जो है चलती रहती हैं। सभी पौधों, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। मतलब कि पौधों में भी उपापचयी क्रियाएं होंगी, प्राणियों में भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, कवकों यहाँ तक कि सूक्ष्म जीवों में भी जो है उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं होती हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। आपको ये याद रखना है बच्चों की किसी भी कोई भी निर्जीव चीज है उसमें उपापचयी क्रियाएं नहीं होंगी, ठीक है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। यदि शरीर के बाहर कोई कोशिका है तो वो मुक्त तंत्र में उपापचयी क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है, मतलब प्रदर्शित कर सकती हैं, ठीक है। जीवों के शरीर से बाहर परख नली में की गई उपापचयी क्रियाएं ना तो जैव हैं और ना ही निर्जीव हैं। अतः उपापचयी क्रियाएं निरापवाद जीवों के विशिष्ट गुण के रूप में परिभाषित है, जबकि पात्रे में एकाकी उपापचयी क्रियाएं जैविक नहीं हैं। यद्यपि ये निश्चित ही जैविक क्रियाएं हैं, ये निश्चित ही जो है जीवित क्रियाएं हैं। यहाँ पे जीवित, मैंने जैविक बोल दिया गलती से, ये जीवित क्रियाएं हैं, ठीक है। अतः शरीर का कोशिकीय संगठन जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। अतः क्या बोल रहा है,
अतः शरीर का कोशिकीय संगठन, जो हमारे शरीर के अंदर कोशिकीय संगठन है, वो जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। ठीक है। शायद सभी जीवों का हमारी पृथ्वी में जितने मतलब जीव उपस्थित है उनमें सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों, जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती हैं, के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत हैं। अपने संवेदी अंग द्वारा जो है अपने पर्यावरण से अवगत हैं। जैसे कि संवेदी अंग का है तो जैसे कि अभी हमें ठंड लग रही है तो हम मतलब बहुत जल्दी उसके प्रति अनुकूल क्रियाएं करेंगे, है ना। तो वही कह रहा है कि संवेदी अंगों द्वारा पर्यावरण से अवगत है। हमें पता है कि अभी पर्यावरण में क्या चल रहा है। अभी ठंडी का मौसम है तो हमें पता है कि हाँ ये अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। उसी प्रकार से जैसे गर्मी का सीजन आता है तो कैसे हमें गर्मी का अनुभव होने लगता है, तो वही है। ठीक है। पौधे, प्रकाश, पानी, पौधे हो गया, प्रकाश हो गया, पानी हो गया, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना एवं प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरण के प्रति जो है संवेदना जो है दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों के जनक को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। सही बात है, सभी जो जीव हैं अपने आसपास के पर्यावरण से जो है पूरी तरह से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात स्वचेतन रहता है। ठीक है। इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। इसलिए जो चेतना है वो जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। जब हम मानव के विषय में चर्चा करते हैं, मानव बोले तो मनुष्य जो कि हम हैं, ठीक है, मानव के विषय में चर्चा करते हैं, तब जीवों को परिभाषित करना और भी कठिन हो जाता है। हम रोगी को अस्पताल में अचेत अवस्था में लेटे रहते हुए देखते हैं। अचेत मतलब समझ सकते हैं आप कैसे, जिसके हृदय तथा फुफ्फुस को चालू रखने के लिए मशीनें लगाई गई होती हैं। आपने कई बार देखा होगा टीवी सीरियल्स में, जैसे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम उसे कैसे लेटा कर ले जाते हैं और उसके यहाँ पे साइड में देखते हैं कि बॉटल लगी होती है ना, तो बॉटल रहती है, मशीनें और क्या क्या जो नहीं रहती क्या, हाँ वही है ये। रोगी का मस्तिष्क मृत सम होता है। उसमें जो रोगी का जो मस्तिष्क है इस स्थिति में मृत के समान रहता है। ठीक है ना, मृत सम होता है। रोगी में स्वचेतना नहीं होती, मतलब स्वयं से कुछ सोचने की जो है वो स्वचेतना नहीं होती। ठीक है ना। ऐसे रोगी जो कभी भी अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते, तो क्या हम इन्हें जीव अथवा निर्जीव कहेंगे? देखते हैं आगे। उच्च स्तरीय अध्ययन में जीव विज्ञान, पृथ्वी पर जैव विकास की कथा है। आपको पता लगेगा कि सभी जीव घटनाएं उसमें अंतर्निहित प्रतिक्रियाओं के कारण होती है। ऊतकों के गुण कोशिका में स्थित कारकों के कारण नहीं है, बल्कि घटक कोशिकाओं की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण है। ठीक है। इसी प्रकार कोशिकीय अंगकों के लक्षण अंगकों में स्थित आणविक घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि अंगकों में स्थित आणविक घटनाओं के आपस में क्रिया करने के कारण है। फ्रेंड्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको सिंपली इसे पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैम कहाँ बीच से पढ़ा रही है, इसलिए मैं आपको एक तरफ से पूरा पढ़ा दे रही हूँ। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। उच्च स्तरीय संगठन उद्गामी गुणधर्म इन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होते हैं। सभी स्तरों पर संगठनात्मक जटिलता की पदानुक्रम के यह अद्भुत घटना यथार्थ है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति विकासशील तथा स्वनियमकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है। क्या है? पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखते हैं। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। जीव विज्ञान जो है पृथ्वी पर जीवन की एक कहानी है। ठीक है। वर्तमान, भूत, भविष्य के सभी जीव, वर्तमान जो अभी है, भूत जो बीत चुका और जो भविष्य जो आने वाला है
के सभी जीव एक दूसरे के सर्वनिष्ठ आनुवांशिक पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है। सही बात भी है, भूत में जो रहा होगा उसके अनुवांशिक लक्षण कहीं ना कहीं हम में आए होंगे, और जो हमारे अनुवांशिक लक्षण है कहीं ना कहीं भविष्य में जो आने वाली संतति है उसमें जाने वाली है। ठीक है, तो वही बोल रहा है पदार्थ की साझेदारी द्वारा संबंध है, परंतु यह पदार्थ सब में विविध अंशों में होते हैं। परंतु ये जो पदार्थ सभी में विविध अंशों में होते हैं, मतलब कुछ ही अंशों में होते हैं, ऐसा बोल रहा है वो। जीव जगत में विविधताएं, चलिए देख लेते हैं जीव जगत में विविधताएं। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। जैसे आप कुत्ता देखें अपने आसपास, बिल्ली देखें, चूहा देखेंगे, और जो भी अन्य अन्य जीव देखेंगे, मतलब बहुत सारी किस्में देखेंगे। ये किस्में पौधे में, जैसे कि गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, जैसे कि बैक्टीरिया भी कहा जा सके, तो वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन अब आपके आसपास ही हैं, लेकिन जो वो हैं वो आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। सो स्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, मतलब बहुत सारे प्रकार के आपको पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति का प्रतीक है, कोई भी एक जाति का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। क्या बोलता है, अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज के, मतलब स्पीसीज कहें तो जाति की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है या है। ठीक है, हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। ठीक है, हमें यह स्मरण रखना चाहिए, हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। यदि हम रिसर्च करें तो हमें और नए नए जीव मिलेंगे, या फिर पुरानी रिसर्च करें तो उसमें भी हमें जो है नई नई खोजों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया गया कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी है। ठीक है ना, कि विश्व में, हमारे पूरे विश्व में कई मिलियंस पौधे और प्राणी हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थलीय नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्थलीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। जैसे कि हम इंसान का एग्जाम्पल लें तो हर एक इंसान का एक नाम होता है, जैसे आपका भी कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, वैसे ही बोल रहा है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम के सारे विश्व में जाना जाता है। मतलब जो उसका नाम है वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को हम नाम पद्धति कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो, जीवों का जो वर्णन है वो सही तरीके से हो। ठीक है, और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। ठीक है, अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। मतलब कि हम किसी भी चीज को एक नाम से जान सके तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने जो है नाम पद्धति बनाई, जिसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधे के लिए, मतलब अपने को यदि पौधे का कोई वैज्ञानिक नाम रखना है तो पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN में दिया गया है। मतलब कि यदि हमें पौधे का जो वैज्ञानिक नाम देना है तो वो जो है ICBN देता है। तो इसका हमें क्या है, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको ये फुल फॉर्म वाली जो चीजें हैं याद रखना है। ठीक है,
तो ICBN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकी विदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN बनाया है। वैसे ये दोनों के जो फुल फॉर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं। यहाँ पे IC और IC जो है कॉमन है, और यहाँ पे N और N कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे बीच में B है, B यानी कि बॉटनिकल, और Z यानी जूलॉजिकल। बाकी जो आईसेट का जो नाम है वो बाकी सब सेम है। ठीक है ना, तो आप इससे याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे, मतलब कोई भी जो जीव है उसका एक ही नाम रहना चाहिए, एक से अधिक नहीं रहना चाहिए, वरना उसे कोई नहीं जान पाएगा फिर। ठीक है, इसलिए एक ही नाम रहना चाहिए। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सकते हैं। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में चले जाएं तो लोग एक ही नाम बता सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। मतलब जो वैज्ञानिक हैं वो मतलब ऐसा सोच समझ के नाम रखते हैं, और किसी भी जीव का एक ही नाम रखते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने एक जीव का नाम रखा तो वो दूसरे जीव का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो वही है ये। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, पहला वंश नाम और दूसरा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। ये एक बार नीट में आ चुका है फ्रेंड्स, द्विनाम पद्धति क्या होती है। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति जिसमें किसी जीव के दो नाम, मतलब कि जो नाम है उसमें एक वंश को प्रदर्शित करता हो और जो दूसरा है वो जाति को प्रदर्शित करता हो, तो क्या कहलाएगा ना, द्विपद नाम पद्धति या द्विनामकरण पद्धति। ठीक है, इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। आपको ये पूछा था नीट में कि द्विनामकरण पद्धति या द्विपद नाम पद्धति किसने जो है निकाला, तो या नामकरण किसने किया, तो कैरोलस लिनियस ने किया। तो किसने किया, कैरोलस लिनियस। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं, मतलब विश्व में जितने भी जीव वैज्ञानिक हैं वो इस नामकरण प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है, और ये जो इन्होंने प्रणाली दी है वो बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक है। ठीक है, आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि समझाएं। चलिए देखते हैं आम के नाम से। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, ये तो आप सभी को पता होगा, 6th से पढ़ते आ रहे हैं जहाँ तक आप लोग। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा जो है ये वंश नाम को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और ये जो इंडिका शब्द है वो स्पीसीज या जाति को जो है प्रदर्शित कर रही है या संकेत पद है। ठीक है, क्या बोलता है, इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है जो मैंने बताया, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत पद है। मतलब जो इंडिका है वो क्या है, जाति को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। इसके नियम भी आपको एक बार 2016 में पूछ चुका है। क्या पूछा था कि जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं, तो आपको ऐसा पूछा था कि सही और गलत में, मतलब जो आपसे ही पूछ लिया था। ठीक है ना, क्वेश्चन तो देख लेते हैं आगे, इंपॉर्टेंट है नीट की दृष्टि से। नियम है ये, क्या बोल रहा है, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। जैविक नाम मतलब कि जो मैंजीफेरा इंडिका है ना, जिसमें ये मैंजीफेरा को आप देख सकते हैं, लैटिन भाषा मतलब थोड़े तिरछे अक्षरों में है। ठीक है, तो और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, जैसे आप ये देख ही सकते हैं। ठीक है, इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, इनका जो नाम है ये कहीं पर भी दिया हो, वैज्ञानिक नाम जो है कहीं पर भी हो, लेकिन इन्हें लेटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। ठीक है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है, मतलब वैज्ञानिक नाम में कोई भी वर्ड जो पहले होता है वो क्या होता है, वंश नाम होता है, एंड दूसरा जो होता है वो जाति को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना, तो ये एक नियम है और ये नियम को नहीं बदला जा सकता। तो ये जब भी पेपर में आए आपको या ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है या फिर खाली स्थान वगैरह इसमें पूछ सकता है, तो आपको ये जो है ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो जैविक नाम में पहला शब्द जो है वंश नाम होता है और दूसरा शब्द जो है जाति संकेत पद होता है। ठीक है, जैविक नाम को
जब हाथ से लिखते हैं, यदि हम जैविक नाम को जो है हाथ से लिखेंगे तो हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित तथा अथवा छिपाही में तिरछा लिखना चाहिए। मतलब जैसे कि हम मैंजीफेरा इंडिका लिखेंगे और हाथ से लिखेंगे तो हमें जो है इसको तिरछा लिखना पड़ेगा, यही बोल रहा है, ठीक है ना। वो जैसे मैं लिख के देखती हूँ, ये जैसे ये मैंने लिखा मैंजी फेरा, ये जो मैंने लिखा मैंजीफेरा इंडिका, तो आपको जो है ये तिरछे अक्षरों में लिखना है, ठीक है ना। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है, जो इसमें पहला अक्षर जो वंश नाम को बता रहा है, ठीक है ना, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, वो हमेशा जो है कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए। एक प्रकार का नियम है, यदि आपको ट्रू फॉल्स में पूछ ले कि इसमें से कौन सा सही है, तो आपको ये चूज करना है कि जो मैंजीफेरा इंडिका में जो मैंजीफेरा है, मतलब जो वंश नाम है, वो कैपिटल में लिखा होना चाहिए और जो इंडिका है वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, ठीक है। जबकि जाति संकेत पद में छोटे अक्षर में होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, जाति संकेत पद के बाद, जाति संकेत पद के बाद जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिख सकते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मतलब छोटे रूप में लिखा जाता है, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका के बाद लीन लिखा है, मतलब जो इस मैंजीफेरा इंडिका के बाद जो लीन लिखा है उसमें जो स्पीसीज है, इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया है, मतलब जो ये स्पीसीज दी है वो लीनियस ने दी है, इसका मतलब ये है। और हम इसमें पूरा नाम नहीं लिख सकते, कैरोलस लीनियस नहीं लिख सकते, हम सिर्फ इसमें लीन लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये जो है कैरोलस लीनियस ने दिया है, तो वही यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जितने भी हाईलाइट किया है ये सब इम्पोर्टेंट है, तो आपको इन्हें इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको इन्हें जो है इम्पोर्टेंट बिल्कुल नोट्स में यदि आप बना रहे हैं तो आपको इन्हें इम्पोर्टेंट मार्क करके लिखना है, ठीक है। सबसे पहले स्पीसीज का ये यहाँ से, यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, ठीक है। सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है। ये जो युक्ति है ये बनाने की आवश्यकता है, वरना हम जो है जीवों का अध्ययन इतनी आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है। जो इसे संभव कर सके इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कुत्ते की बात की तो हमारे मस्तिष्क में जो है कुत्ते की इमेज बन गई, बिल्ली की बात की तो तुरंत जो है बिल्ली की इमेज बन गई, है ना। तो वही बोल रहा है ये कि कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपको मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टता आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली को। सही बात है। अब यदि एल्सेशियंस के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाएं कान हो और शरीर पर जो है बाल हो, ठीक है। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करें, ठीक है, तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा बनेगा। सही बात भी है, हम गेहूं के बारे में सोचे तो गेहूं ही बनेगा। इसीलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं, ठीक है ना, जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है, ठीक है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा जाति कहे तो विभिन्न स्तर पर सभी वर्गों को बता सकती है। पौधे भी एक टेक्सा है, मतलब पौधे भी एक क्या है? जाति है, ठीक है। गेहूं भी एक टेक्सा है,
इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी जो है क्या है, टैक्सा है। ठीक है, टैक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है, इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है ये हाइलाइटर से। ठीक है ना, इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, कितने प्रकार के, ठीक है, उनकी रचना क्या है, कोशिका की रचना क्या है, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं। ठीक है, और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं, ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के जो है आधार हैं। ठीक है, इसीलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। ठीक है, वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहता है या प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े, आश्रय, मतलब उसको कहाँ रहना है, के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। सही भी बात है, आदि मानव को खाने के लिए खाना, अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, रहने के लिए स्थान, ऐसे नए नए जो स्रोत है खोजने पड़ते थे। इसीलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित है। यदि उसे किसी भी चीज की उपयोगिता नहीं होगी, जब तक वह उसका महत्व भी नहीं समझेगा, यदि आदि मानव को खाने के लिए भोजन की प्राप्ति नहीं होगी तो वह उसकी उपयोगिता को समझेगा भी नहीं कि भोजन होता क्या है। ठीक है, काफी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। ठीक है, अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ चुका है। सिस्टेमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, सिस्टेमा नेचर से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था, जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लिनियस ने अपनी पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा, तो क्या रखा उन्होंने, सिस्टेमा नेचर। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में मतलब पहचान, मतलब जैसे कोई जानवर है तो उसकी पहचान क्या है, नाम पद्धति मतलब उस जानवर का नाम क्या है, तथा वर्गीकरण तथा वह किस कुल से जो है संबंध रखता है या किस जाति से संबंध रखता है, ठीक है, को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी जो है ध्यान रखा गया है। फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, यदि आप अपनी नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, और यदि आप अपनी नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी पीडीएफ्स जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है ना, तो आप जल्दी से जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। प्लस मैं आपको संडे को इसका टेस्ट लेने वाली हूँ जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। ठीक है ना, तो आप इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप में जो है ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। ठीक है, वर्गीकरण जो है एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें पदानुक्रम कहे तो एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना, सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गी की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गी की संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गी की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक संवर्ग जो है वर्गीकरण की इकाई को प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गक या टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है। कीट जो है जीवों के एक वर्ग को दिखाता है।
जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद, मतलब कि 3 जोड़ी टांगे, ठीक है, ये ऐसी और ये बीच से ऐसी, क्या बोलता है, जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद या टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकार्णिकीय सुस्पष्ट जीव है। कीट जो है स्वीकार्णिकीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इसका हम जो है वर्गीकरण कर सकते हैं, इसीलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग या संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारिकी समूह है। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं था, इसे मैंने पढ़ के बता दिया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, जिसे हम किंगडम कहते हैं, ठीक है, संघ, फाइलम अथवा भाग जो होता है हम पौधों के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वर्ग या क्लास कहें, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस तथा जाति, स्पीसीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। हम आगे इन सब का विस्तृत में समझेंगे, ठीक है। तब तक देख लेते हैं क्या बोलता है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज मतलब जो जाति है सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना जरूरी है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। ये पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिखा दूं। ये देखिए यहाँ पे, ये इसको समझ लीजिए पहले। ये आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीकी संवर्ग, मतलब ये जो जाति है, ठीक है ना, जाति से मिलकर क्या होता है, वंश बनता है, वंश से मिलकर क्या बनता है, फिर कुल बनता है, या कुल या फैमिली जिसे हम बोलते हैं, फिर फैमिली से मिलकर गण या ऑर्डर बनता है, फिर गण से मिलकर वर्ग मिलता है, और बहुत सारे वर्ग मिलकर जो है संघ या डिवीजन का निर्माण करते हैं, और संघ या भाग मिलकर जो है जगत या किंगडम कहते हैं। जैसे कि हम कहेंगे पादप जगत, जंतु जगत जो है ना, ये वही उसी की बात जो है चल रही है, ठीक है। तब हम समझ लेते हैं क्या, पहले जाति को, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट ऐसे ही, तो ये आ जाएगा यहाँ जगत, लास्ट में इसे बताया गया है। पहले हम जाति को समझ लेते हैं। स्पीसीज या जाति, वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज किसे कहेंगे, जीवों के वर्ग, मतलब जो एक कोई जीव है उनके मतलब बहुत सारे, जैसे 4 जीव हैं तो उनका समूह एक प्रकार से कहना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें मौलिक समानता होती है, जिनमें जो है समानता होती है, ठीक है, उसे स्पीसीज कहेंगे, ठीक। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें संबंधित स्पीसीज से उनके आकारिकी विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका जो कि आम का वैज्ञानिक नाम है, सोलेनम ट्यूबिरोसम जो कि आलू का वैज्ञानिक नाम है। हमें यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल जाता है कि आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोलेनम ट्यूबिरोसम, ठीक है। वहीं शेर की बात करें तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पैंथेरा लियो। के उदाहरण लेते हैं, इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ये देखिए आप लास्ट वाला देखिएगा, इंडिका, ट्यूबिरोसम और पैंथेरा लियो में लियो, ठीक है, जाति संकेत पद है, मतलब जो इनके लास्ट नेम है वो क्या है, जाति है, ठीक है, जाति संकेत पद है। जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा जो है वंश नाम है, ठीक है, ये जो है क्या वंश के नाम है, और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं, ठीक। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं, मतलब कि जो वंश है उसमें एक या एक से अधिक जाति पद भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि मतलब कोई भी जो है कोई भी वंश जो है उसकी एक ही जाति हो, एक से अधिक भी जो है उसकी जाति हो सकती है, ठीक है, संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिसमें आकारिकी गुण समान हो को दिखाते हैं। मतलब जो आकार जो है अपना जो बाहरी रूप है
उनमें गुण में जो है समान हो को दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए तो पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टाइग्रीस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रीस, मेलनजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश से आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। देखिए हमें एक और वैज्ञानिक नाम मिल गया कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस, और जो होमो होता है वो मानव का वंश नाम होता है, और जो सेपियंस होती है वो मानव की क्या होती है, जाति नाम को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम वंश की बात कर लेते हैं। वंश या जीनस, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है, मतलब जो एक जाति है वो मिलकर क्या वंश का निर्माण करेगी, क्या एक जाति मिलकर जो है वंश का निर्माण करेगी। ठीक है, जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में सामान्य होते हैं। जिसमें स्पीसीज के गुण मतलब जो जाति के गुण है वो अन्य वंश में स्थित मतलब दूसरे वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीप संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। देखिए मैंने जो आपको कहा कि वंश क्या है, समीप संबंधित स्पीसीज का क्या है, एक समूह है। ठीक है ना, का एक समूह है। ठीक, उदाहरण के लिए आलू, टमाटर तथा बैंगन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। आलू, ठीक है, टमाटर तथा बैंगन जो है अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती हैं। तो ये जो सारी ये जो सब्जियां कहना चाहिए, तो ये जो है काय में आती है, सोलेनम वंश में आती हैं। तो आपको क्या कई बार ये भी पूछ लेता है कि आलू, टमाटर या बैंगन जो है किस वंश से रिलेटेड है, तो सोलेनम वंश से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, शेर जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो है ना। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, पैंथर पारडस। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन मिल गया आपको कि चीता का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या है चीता का वैज्ञानिक नाम, पैंथर पारडस। ठीक है, मैं अपनी पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। तथा पैंथर टाइग्रिस जिनमें बहुत से गुण हैं वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। काय में आते हैं, पैंथेरा वंश में आते हैं। शेर, चीता ये जो है काय में आते हैं, तो पैंथेरा वंश में आते हैं। ठीक है, जिनका वैज्ञानिक नाम लगभग सेम है, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा पारडस, पैंथर टाइग्रिस। ठीक है, इनकी जो जाति है वो अलग है, लेकिन जो इनका वंश है वो देख सकते हैं आप, सब में पैंथेरा पैंथेरा दिखा रहा होगा आपको। ये देखिए आप, पैंथेरा, चीता में भी आप देख सकते हैं पैंथर, और इसमें भी देख सकते हैं आप ये क्या है, पैंथर। ठीक है, वंश पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश, एक मिनट जिनमें बहुत से गुण आते हैं वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। मतलब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन और मिल गया कि बिल्ली किस वंश से रिलेटेड है या किस वंश में आती है। तो बिल्ली जो है किस वंश में आती है, तो बिल्ली जो है फेलिस वंश में आती है। ठीक है, अब हम कुल की बात कर लेते हैं। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। मतलब जो ये वंश हैं, बहुत सारे जो वंश हैं, ठीक है ना, वो मिलकर क्या है, कुल का निर्माण करती हैं। तो अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जितनी समानता जाति प्रदर्शित करती है उतनी समानता वंश जो है प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, ये बोल रहा है वो। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। ठीक है ना, कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण के लिए पौधों में तीन विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरे को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि सोलेनेसी कुल में कौन कौन से पौधे के जो है वंश आते हैं। तो एक सोलेनम वंश आता है, पिटूनिया वंश आता है, और क्या आता है, धतूरा का वंश आता है। ठीक है, इन तीनों को एक ही कुल में रखा गया है जिसको हम क्या कहेंगे, सोलेनेसी कुल कहेंगे। ठीक है, जबकि प्राणी वंश मतलब जंतु से रिलेटेड प्राणी, ठीक है, प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं। हमने यहाँ पे ऊपर में पढ़ा था, ये देखिए शेर है ना,
पैंथरा लियो, चीता, पैंथर, पारडस तथा पैंथर टाइग्रिस जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथरा वंश में आते हैं। ठीक है ना, वही बोल रहा है। हम कहाँ थे, यहाँ थे। प्राणी वंश पैंथरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस बिल्ली के साथ फैलिड कुल में रखते हैं। मतलब कि इन सबको यहाँ पे अलग रखा गया था, लेकिन यहाँ पर कुल की बात की तो यहाँ पे फैलिडी कुल जिसमें जो कि बिल्ली का वंश है। ठीक है, तो उसे उसके साथ मतलब जो पैंथरा जो है, पैंथरा वंश जो है उसे फैलिडी कुल में रखा जाता है, बिल्ली के साथ रखा जाता है। ठीक है, तो फैलिडी कुल में किसे किसे रखा गया है, तो शेर को, बाघ को, चीता को और बिल्ली को रखा गया है। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें, इसी प्रकार आप बिल्ली या तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। अपन यदि कुत्ते और बिल्ली का लक्षण देखें या उसमें जो समानताएं देखें तो हम देखेंगे कि उसमें जैसे कुत्ता चलता है वैसे बिल्ली चलती है। ठीक है, उसमें 4 हाथ पैर होते हैं, इसमें भी 4 हाथ पैर होते हैं। तो ये जो है समानताएं हो गई, लेकिन जो विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग है, सभी में अलग अलग है। कुत्ते में अलग है और बिल्ली में जो है अलग है। ठीक है, उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों, इसी कारण इन्हें जो है विभिन्न मतलब अलग अलग कुलों कैनिडी तथा फैलिडी में रखा गया है। बिल्ली को काय में रखा गया है, कैनिडी तथा फैलिडी में। कुत्ता तथा बिल्ली को जो है अलग अलग कुल कैनिडी तथा फैलिडी में जो है रखा गया है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको इसमें कुछ समझ आया होगा। कुछ डाउट हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी सारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो उसमें आप जरूर ज्वाइन हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं गण या ऑर्डर जिसे कहते हैं। आपने पहले देखा कि संवर्ग जैसे स्पीसीज या जाति कहें जिसे, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गी की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्गी की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं, मतलब लक्षणों के आधार पर करते हैं। ठीक है, गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। गण में जो है बहुत ऊंचे ऊंचे वर्ग होने के कारण हम जो है कुलों जो कुल हैं उनके भी समूह को जो है इसमें रखते हैं। ठीक है, मतलब कुछ क्या कहना चाहिए कि जो कुलों का बहुत सारे कुलों का जो समूह है, ठीक है, बहुत सारे कुलों का जो समूह है उसे हम एक गण में रखते हैं। ठीक है ना, तो उसे हम जो है एक गण में रखते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है ये, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। मतलब जो कुल होते हैं, बहुत सारे कुल होते हैं, उनके जो लक्षण हैं एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। इसमें जो एक जैसे लक्षण होते हैं कुल में जो शामिल होते हैं वो विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, पादप कुल जैसे पादप कुल मतलब जो क्या कहना चाहिए, पादप कुल जैसे कॉन्वोल्व्युलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनी एलस गण में रखा गया है। ठीक है, इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। मतलब पुष्प के आधार पर जो है पादप कुलों में कॉन्वोल्व्युलेसी और सोलेनेसी को पॉलीसोनिएलस गण में रखा गया है। किसके आधार पर रखा गया है, तो पुष्पीय लक्षणों के आधार पर रखा गया है। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फैलिडी और कैनिडी कुलों को रखा गया है। ठीक है, फैलिडी और कैनिडी कुलों में किसे रखा गया है, तो प्राणी कार्निवोरा गण में रखा गया है। वर्ग या क्लास कहें, इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। मतलब बहुत सारे गण मिलकर जो है एक वर्ग का जो है निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे गण मिलकर जो है वर्ग का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए प्राइमेटा गण जिसमें बंदर आते हैं, गोरिल्ला तथा गिम्बॉन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ते आते हैं को मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया कि मेमेलिया वर्ग में किसे रखा गया है, तो मेमेलिया गण में वर्ग में किसे रखा गया है, बाघ हो गया, बिल्ली हो गया तथा कुत्ता जो है इन्हें किसमें रखा गया है, मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। और तथा प्राइमेटा गण, मतलब ये क्या बोल रहा है कि प्राइमेटा गण और जो कार्निवोरा गण के जो
जीव जंतु हैं उन्हें एक अलग से वर्ग में रखा गया है जिसे मेमेलिया वर्ग कहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं, मतलब इन दोनों के अलावा प्राइमेटा गण और कार्निवोरा गण के अलावा भी इसमें और बहुत सारे गण जो है आते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं संघ या फाइलम वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर जैसे मेढक हो गया, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है संघ की बात कर रहे हैं, ठीक है, संघ या फाइलम की बात कर रहे हैं, का निर्माण करते हैं। मतलब मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं, मतलब ये सब मिलकर जो है एक संघ का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। मतलब इसमें ये जो लक्षण है, मतलब यह गुण कहना चाहिए, पृष्ठ रज्जु तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र, मतलब जो इनका तंत्रिका तंत्र होगा वो पृष्ठीय खोखला होगा। इनके आधार पर इन्हें जो है एक अलग से संघ जिसे कॉर्डेटा संघ कहते हैं, कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। तो पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को किस में रखा गया, भाग या डिवीजन में रखा गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जगत या किंगडम। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणी को उच्चतर संवर्ग जगत में रखा गया है। मतलब विभिन्न संघ मतलब कि अलग अलग जो संघ है, ठीक है ना, उनको एक साथ एक जगत में रखा गया है, ठीक है, एक जगत में रखा गया है। जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग या डिवीजन कहते हैं जिसे के सभी पौधों को रखा गया है। मतलब पादप जगत में मतलब पौधों की अलग अलग जाति हो गई, ठीक है ना, तो इन सबको जो है एक जगत जिसे पादप जगत कहते हैं में रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है। आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्राणियों को एक अलग से किस जगत में रखा जाता है, तो प्राणियों को जो है एनिमेलिया जगत में रखा जाता है, ठीक है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके, ताकि प्राणियों और पौधों को अलग अलग रखा जा सके और इनकी जो पहचान है हमें करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इन्हें जो है अलग से जगत में रखा जाता है, ठीक है। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है, पौधों को एक अलग से जगत जिसे प्लांटी जगत में रखा गया है, ठीक है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। आपने इससे पहले पढ़ा होगा जंतु जगत और पादप जगत तथा इनमें अंतर। ये जो प्लांटी जगत है, एनिमेलिया जगत है या फिर पादप जगत है, इन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर में विस्तार में पढ़ेंगे। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। अभी यहाँ पे हमें शॉर्ट में दिया हुआ है तो हम अभी इन्हें शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में यह पूरा जो है विस्तार में दिया है, तो हम इसे विस्तार में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीकी संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं आरोही क्रम मतलब जाति, फिर उससे बड़ा वंश, फिर उससे बड़ा कुल, फिर उससे बड़ा गण, फिर उससे बड़ा वर्ग, फिर उससे बड़ा संघ या भाग, फिर सबसे बड़ा जो है आपका क्या कहलाएगा, जगत कहलाएगा, और सबसे छोटा आपका जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, जाति कहलाएगी, ठीक है। तो ये जो है हमें आरोही क्रम में दिया हुआ है। और ये जो क्रम है, कई बार ये क्रम भी पूछ लेता है कि जगत आपका कितने नंबर पर रहता है या जाति कितने नंबर पर रहती है। तो ये जो क्रम है, ये क्रम भी आप याद रख लीजिए या फिर आप जो है ये स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है। ये कई बार जो है आपको पूछ लेता है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यद्यपि वर्गीकी वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं, इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा है चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखे, जो हमने आपको दिखा दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। मतलब जो इनके गुणों में है जो कमी आते जाएगी। यहाँ पे इनके गुणों में, वंश और जाति के गुणों में जो थोड़ी बहुत समानताएं पाई जाएंगी,
फिर वंश और कुल की जो कुल के लक्षणों में जो है कम समानताएं पाई जाएंगी, ये वो बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हमें जो है इनके समानता में जो है कमी नजर आएगी। ठीक है, वैसे गुणों में जो है कमी आती जाएगी। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा, मतलब जो जाति होगी, उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। मतलब जो जाति है उसके सदस्यों में जो है सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। इसी कारण वर्गीकरण की जो समस्या है वो और भी जटिल हो जाती है। ठीक, ये यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, इसमें जो घरेलू मक्खी है फ्रेंड्स, ये घरेलू मक्खी की ओर आप ध्यान दीजिएगा। घरेलू मक्खी एक बार पूछ चुका है नीट में जो सेकंड में जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था 2016 का, ये उसमें पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एक बार मानव का नीट 2021 में पूछा गया था मानव के बारे में। तो ये जो होमो सैपियंस जो कि मानव का है वैज्ञानिक नाम, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप जो है इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्या बोलता है, तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीकीय संवर्गों को दिखाया गया है। चलिए हम इसे देख लेते हैं। सामान्य नाम मानव का देखें तो इसका जैविक नाम या फिर वैज्ञानिक नाम कहे तो होमो सेपियंस होता है, जहाँ पे वंश जो है होमो जो है इसका क्या है, वंश है। होमोनिडी इसकी क्या है, इसका कुल हो जाएगा। प्राइमेट मतलब जो ये किस गण में आता है, तो ये जो है प्राइमेट गण में आता है। ठीक है, वर्ग की बात करें तो ये मेमेलिया वर्ग में आता है, और संघ की बात करें तो ये जो है कॉर्डेटा संघ में आता है। ठीक है, अब हम घरेलू मक्खी की बात करें तो घरेलू मक्खी काय में आती है, पहले तो हम इसका वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं, मस्का डोमेस्टिका। इसका जो है सही जोड़ी के रूप में जो है इसका क्वेश्चन पूछा था आपसे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मस्का डोमेस्टिका। इसका वंश क्या है, तो मस्का। इसका कुल क्या है, तो म्यूसिडी। डिप्टेरा क्या है, इसका गण है। इंसेक्टा क्या है, वर्ग है। और आर्थ्रोपोडा क्या है, इसका संघ या भाग कहना चाहिए। तो ये किस संघ में आती है घरेलू मक्खी, तो आर्थ्रोपोडा में आती है। ठीक है, ये कॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में इसे बहुत विस्तृत के साथ पढ़ेंगे। तो अभी हम इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, इससे क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर में इसे जो है विस्तृत रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आम का देखें तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, वंश क्या है इसका, मैंजीफेरा। इंडिका क्या है, इसकी जाति है। ठीक है, इसमें डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी में इसकी जाति क्या हो जाएगी, डोमेस्टिका हो जाएगी। सेपियंस क्या हो जाएगा, इसकी जाति हो जाएगी किसकी, मानव की। ठीक है ना, अब कुल की बात कर लें तो एनाकर्डियेसी। गण की बात करें तो सेपियनडेलस। वर्ग की बात करें तो डाइकोटिलिडनी। संघ की बात करें तो एंजियोस्पर्मी। तो आम जो है किस संघ में आता है, तो एंजियोस्पर्मी में आता है। ठीक है ना, गेहूं की बात करें तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टिट्रिकम एस्टिवम। आपको एक नया मिल गया है यहाँ पे, गेहूं का जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो टिट्रिकम एस्टिवम। ठीक है, वंश क्या है इसका, तो टिट्रिकम इसका वंश हो जाएगा। एस्टिवम क्या हो जाएगी, इसकी जाति हो जाएगी। ठीक है, पोएसी इसका कुल है। कई बार गेहूं का भी पूछ लिया है कि कुल पूछता है ज्यादा, इसमें कुल की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो गेहूं का जो कुल है वो क्या है, तो पोएसी है। ठीक है, पोएलस क्या है, इसका गण हो जाएगा। वर्ग की बात करें तो मोनोकोटिलिडनी इसका क्या हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, एंजियोस्पर्मी क्या हो जाएगा, इसका संघ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये जो चार जो आपको नाम दिए हुए हैं, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। वर्गीकीय सहायता साधन, जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला तथा प्रयोगशाला के बाहर के पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने आवश्यक होते हैं। ये वर्गीकीय अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये वर्गीकी के अध्ययन के लिए जो है मुख्य स्रोत होते हैं। ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उपयोग जीवों
में जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। जो भी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं उन्हें नमूने सहित संचयित कर लेते हैं। कुछ मामलों में नमूने को भविष्य के अध्ययन के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने सूचना सहित नमूने को संचय करने तथा उन्हें परिरक्षित करने की कुछ विधियों तथा तकनीक विकसित की हैं। उनमें से कुछ का वर्णन किया गया है जो आपको इन साधनों को उपयोग करने में सहायता करेंगे। मतलब ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका ये क्या है, संक्षिप्त रूप जो इन्होंने बताया है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं इसके कितने प्रकार हैं। एक प्रकार में देखें तो हर्बेरियम है, ठीक है ना, तो ये हर्बेरियम का ये डायग्राम हो गया। फिर वनस्पति उद्यान हो गया, संग्रहालय हो गया, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर कहें, ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं चिड़ियाघर की इमेज, कुंजी या चाबी, ठीक है। फिर आगे देखें तो चैप्टर तो यहीं तक है, ठीक है। बस 15 मिनट की और वीडियो है फ्रेंड्स, तब तक बने रहिए हमारे साथ। हर्बेरियम आपने पढ़ा होगा 11th में। हर्बेरियम वनस्पति संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर, मतलब कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। मतलब कुछ ऐसे पौधे जो मतलब विलुप्त हो रहे हैं या फिर विलुप्त होने की कगार में, या फिर ऐसा कोई भी पौधा जिसको हम मतलब एकत्र करते हैं और कागज की शीट पर सुखाकर हम उसे दबाकर जो है सुखा लेते हैं, ठीक है ना, और इन दबाकर सुखाकर परिरक्षित करते हैं। इन सीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो इन सीटों को जो हम व्यवस्थित करते हैं वो विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार जो है हम व्यवस्थित करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य के अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रहते हैं। यदि कोई पौधा विलुप्त होने के कगार में है तो हम उसे हर्बेरियम द्वारा सुखाकर दबाकर और रख सकते हैं, जिससे भविष्य में हम भविष्य के अध्ययन के लिए जो है हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये भविष्य के अध्ययन के लिए जो है सुरक्षित रहता है, ठीक है। हर्बेरियम की शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, मतलब लेबल कहे तो एक प्रकार से क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से पहचान के लिए जैसे हम अपनी बुक में पहचान के लिए एक नेम शीट लगाते हैं, ये उसी प्रकार से होता है लेबल, ठीक है। तो लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, मतलब कि हमने किस दिन उस पौधे को एकत्र किया, किस स्थान से किया, पौधे का इंग्लिश नेम, मतलब पौधे को मतलब इंग्लिश नेम भी लिख देते हैं, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, मतलब हम स्थान और उसका वैज्ञानिक नाम, मतलब पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है हम उस लेबल में वह भी लिखते हैं, और वह जो पौधा है वो किस कुल से रिलेट करता है, और तथा एकत्र करने वाले का नाम, और इस जो पौधे को किसने एकत्र किया तो हम उसका नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। इस लेबल में आदि लिखा जाता है, ठीक है। तो अब जब हम हर्बेरियम सीट में किसी पौधे को जो है एकत्र करते हैं तो उसमें हम पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम, कुल एकत्र करने वाले का नाम आदि जो है हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। हर्बेरियम वर्गीकीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध कराता है। यदि हमें तत्काल में किसी पौधे का जो है अध्ययन करना है और वो उपलब्ध नहीं है तो हम ऐसे करके जो सुरक्षित किए हैं किसी पौधे को, तो हम तत्काल में उस चीज को मतलब पढ़ने के लिए कहना चाहिए, या फिर उस चीज का अध्ययन करने के लिए वो तुरंत के लिए जो है बहुत मतलब फायदेमंद होता है, या फिर क्या कहना चाहिए सुविधाजनक होता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको हर्बेरियम समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं हर्बेरियम को जो हम ये देखिए, अब ये जो पुस्तक दिख रही है आपको, ठीक है ना, ये पुस्तक 1 मिनट में आपको ये ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये पुस्तक है, ठीक है। इसमें एक लेबल लगा हुआ है ऊपर में, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से जो है अलमारी में जो है इसे अच्छे से रख दिया जाता है, ठीक है ना। ये ज्यादातर कहाँ होते हैं, आपने अपने स्कूलों में तो देखा ही होगा, लाइब्रेरी में, ठीक है ना। तो ये हमने भी देखा है क्योंकि हमारे स्कूल में ये देख सकते हैं आप, ठीक है। वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्रित नमूने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। वनस्पति उद्यान या फिर बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन। इन विशिष्ट उद्यानों के संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है। जीवित पौधे मतलब जो हम अभी हरे भरे हों, ठीक है,
मतलब एक प्रकार से उद्यान टाइप से कहना चाहिए। इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है। जैसे कि एक हमने यहाँ पे उद्यान बना लिया, और जैसे कि अभी हमको पता है कि ये विलुप्त हो रहा है या फिर हम इस पौधे को नहीं जानते, तो हम यहाँ पे जो है पौधे को यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम लिख देंगे प्लस उसका क्या नाम है, तो हम वो सब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बॉटनिकल, एक प्रकार से इसका नाम रख देंगे क्या, बॉटनिकल गार्डन। तो ये बन जाता है बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। और प्रत्येक पौधे पर देख सकते हैं आप, इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है, मतलब पौधों की जाति को पहचान के लिए उगाया जाता है। और प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा दिया जाता है, मतलब एक पहचान के लिए एक सीट टाइप की जो है लगा दी जाती है, जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा जाता है। मतलब उस पौधे का क्या वैज्ञानिक नाम है या क्या वनस्पति का नाम है वो लिख दिया जाता है, और वह किस कुल से रिलेटेड है तो उस कुल का भी नाम जो है हम इसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाया जाएगा, बॉटनिकल गार्डन कहलाया जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन कहाँ कहाँ पर है। इंग्लैंड पर प्रसिद्ध बॉटनिकल गार्डन क्यू है, मतलब इंग्लैंड में जो गार्डन है बॉटनिकल गार्डन उसका क्या नाम है, तो वो उसका नाम क्या है, क्यू है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में देखिए तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, मतलब भारत में बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, तो हाँ, भारत के इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में तथा इंडियन नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ भारत में है। मतलब भारत में एक बॉटनिकल गार्डन है जिसका नाम है बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है। और एक है लखनऊ में जो कि जिसका नाम है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वहाँ पे आप यदि आप विजिट करने जाएं तो आपको वहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे दिखेंगे, और आपको वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मतलब आपको क्या देखने मिलेगा कि एक साइड लेबल लगा हुआ है और वहाँ पे उसका पौधे का जो है वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है, तो आप इससे पहचान जाएंगे कि ये पौधा किस वंश का है, इस पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है और यह किस कुल से रिलेटेड है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे, संग्रहालय या म्यूजियम। संग्रहालय के नाम से ही पहचान में आ सकता है कि मतलब किसी चीज का संग्रहण करना, ठीक है, संग्रहालय या म्यूजियम। चलिए देखते हैं इसके बारे में। वानस्पतिक संग्रहालय। वानस्पतिक संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। आपने देखा ही होगा आपके स्कूल या लाइब्रेरी में, ठीक है ना, कि अध्ययन के लिए जो है बच्चों को अध्ययन कराने के लिए पौधे तथा प्राणियों के नमूने रखे जाते हैं, और ये नमूने काय में रखे जाते हैं, ये नमूने परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखे जाते हैं। परिरक्षित घोल मतलब घोल रहता है उसमें, हम उस नमूने को रखते हैं ताकि वह लंबे समय तक टिक सके, खराब ना हो। जब आप अपनी स्कूलिंग लाइफ में रहे होंगे तब आपने ये चीज गौर की होंगी। पौधे तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो पौधे और जो प्राणी रहते हैं के नमूने रहते हैं उन्हें सुखाकर, मतलब उन्हें सुखा लिया जाता है, उसके बाद उन्हें परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र मारने की बात करते हैं। यदि कीटों की बात करें तो कीटों को जो है मारने के बाद जो है डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। पौधों और प्राणियों को तो सुखाकर परिरक्षित करते हैं, लेकिन कीटों को मारने के बाद डिब्बों में जो है पिन लगाकर रखते हैं, ठीक है। बड़े प्राणी जैसे पक्षी हो गया तथा स्तनधारी को प्रायः भरकर परिरक्षित करते हैं। उनको मतलब जो है इनको भर दिया जाता है, किसी बॉक्स में भर दिया जाता है और उसके बाद इनको जो है परिरक्षित करते हैं। संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखते हैं। आपको समझाने के लिए प्राणियों के कंकाल आपने देखा होगा, जब आपको 11th-12th में जो है प्रयोग करवाते होंगे तब आपने बायो की उसमें क्लास में देखा होगा कि एक कंकाल जो है आपका मिलता ही था लाइब्रेरी में, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, संग्रहालय में प्रायः प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्राणी उपवन तथा अथवा चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। प्राणी उपवन मतलब कि प्राणी से ही रिलेटेड होगा ये। तो इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासी जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनमें जो जानवर, जो जीव जंतु जो रहते हैं उनका जो है जीवित नमूनों को रखा जाता है। जैसे कि क्या कहना चाहिए, चिड़ियाघर से आप समझ सकते हैं चिड़ियाघर का मतलब क्या हो सकता है। जैसे शेर हो गया, तो शेर का जो है जीवित रखा जाएगा वहां पे, ठीक है ना, ताकि कोई भी बाहर से आए तो शेर को देख सके, जीवित जो है देख सके, ठीक है ना। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की
इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख से आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इससे हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं, ठीक है ना, कि उनका आहार क्या है, वो उनकी प्रकृति क्या है, व्यवहार क्या है, तो ये सब हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जहाँ तक संभव होता है प्राणी उपवनों में विभिन्न प्राणी उपलब्ध कराए जाते हैं। जहाँ तक मतलब अब संभव हो सकता है तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवर, जैसे कुत्ता तो नहीं, शेर हो गया, जो मतलब हम अपने मतलब आसपास नहीं देख सकते, जो जंगल में ही देख सकते हैं, तो वो सब हमें चिड़ियाघर में प्राप्त होंगे। जैसे भालू हो गया, और चिड़िया की बहुत सारी प्रकृति होती हैं, तो वो जो है हम चिड़ियाघर में जो है देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे इमेज आपको दिख रही होगी शेर की, हाथी की, बतख की, और ये क्या गेंडा क्या है ये, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शेर है, तो शेर जो है जंगल में रहता है, इसलिए उसके आइट का जो आवास है वो जंगल की तरह है। आप बतख को देख सकते हैं, आप हाथी को देख सकते हैं, आप गेंडे को देख सकते हैं कि वो जो है अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जो है इन्हें अच्छे से रखा गया है, ठीक है ना। इन उद्यानों को प्रायः चिड़ियाघर कहते हैं, और ये जो इन उद्यानों को हम क्या कहेंगे, चिड़ियाघर कहेंगे, ठीक है। इसे देखने के लिए बहुत से लोग तथा बच्चे आते हैं। इनको देखने के लिए जो इंटरेस्टिंग जो बच्चे रहते हैं या फिर जो लोग रहते हैं, तो वो जो है यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इन सभी को देखने के लिए। कुंजी अथवा चाबी हमारा नेक्स्ट है, क्या, कुंजी अथवा चाबी। यह एक अन्य साधन सामग्री है। ये क्या है, एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होता है। जिसका प्रयोग जो है समानता तथा असमानता पर जो है आधारित होता है। पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। इसका जो उपयोग है पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों को प्रायः जोड़ों या युग्मों, जिन्हें युग्मित कहते हैं, के आधार पर होती है। कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। एक प्रकार से हम कहें तो क्या कह सकते हैं, कुंजी एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची और उनके विकल्प होते हैं, जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायता करती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कहला जाएगा, अपना कुंजी कहला जाएगा। फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग, जैसे कुल हो गया, ठीक है ना, जैसे कोई पौधा हो गया तो उसका कुल हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया, के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। तो हमारा ये क्या कहला जाएगा, कुंजी कहला जाएगा। आगे क्या बोलता है, विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, मैनुअल, मोनोग्राफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बच्चों। मोनोग्राफ पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो। मतलब कोई भी एक विषय जिसके बारे में एक पुस्तक, मतलब जैसे हम एग्जाम्पल लें तुलसी के पौधे की, तो मोनोग्राफ में मतलब तुलसी के बारे में पूरे अच्छे से आपको एक विषय के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोग्राफ, ठीक है। तथा सूची पत्र, कैटेलॉग अन्य माध्यम है। इसके अतिरिक्त यह सही पहचान में भी सहायता करती है, ठीक है ना। मतलब सही पहचान में भी जो है क्या, सूची पत्र या कैटेलॉग जो है पहचान के लिए सहायता करती है। फ्लोरो पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों, कोई एक क्षेत्र के पौधे तथा उनके वास स्थानों के विषय में जानकारी होती है। मतलब जैसे कोई पौधा है वो किस स्थान का है और उसका वास स्थान क्या है, तो वो जो है हमको काय में मिलेगा, फ्लोरो पुस्तकों में, ठीक है, विषय में जानकारी होती है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधों की स्पीसीज की विषय सूची देती है, ठीक है ना। ये विशेष क्षेत्र में मिलने वाली पौधे की स्पीसीज की जो है विशेष सूची देती है, विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है। इस नियम पुस्तिका से जो है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति के बारे में हमें जो है बहुत मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सॉन की पूरी जानकारी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। मोनोग्राफ में जो है आपको एक किसी भी जाति का जो है पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हमारा जो है चैप्टर समाप्त होता हुआ। अब मैं आपको इसके कल जो है नीट हो गया,
आपके पीएनएचटी हो गया, इससे रिलेटेड मैं आपको इसमें क्वेश्चंस पेपर जो है आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है ना। तो ये आपका मैं शाम को करवाऊंगी। हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया और मैं आपको कल नेक्स्ट चैप्टर भी कराऊंगी, ठीक है ना, जो कि आपको जो है इम्पोर्टेंट ही पढ़ाऊंगी मैं। आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट कर कर। और मैं आपसे अलविदा लेने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनसे ये बोलना चाहूँगी कि यदि आपके 10th या 12th में कम परसेंट बने हैं तो आप बिल्कुल भी निराश ना होए, क्योंकि आपका जो भविष्य है आपके मार्कशीट के परसेंट नहीं करने वाले हैं, ये आपका नॉलेज करने वाला है। तो आपका जितना बेटर नॉलेज होगा आपका भविष्य उतना ही सुनहरा होगा, ठीक है ना। तो आपको यदि मेरी क्लासेस लगी अच्छी तो आप मेरी नेक्स्ट क्लासेस जरूर अटेंड करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।